नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा लूसेंट का जो टॉपिक नंबर 16 चल रहा था उसका ही ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 102 से जो हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर जो है प्राण ले सकती थी। इसको कहने वाला कौन है? तो इसको कहने वाला जो है अलीवर्दी खां है। तो अलीवर्दी खां जो है कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 103 देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा जो है चंद्रनगर की जो किलाबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते जो है बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। इसको कहने वाला कौन है? तो इसको कहने वाला भी जो है अलीवर्दी खां ही ने ये कहा था। किसे कहा था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से कहा था। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। उसने क्या कहा कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? समुद्र में भी जो है आग लग जाएगी। इसको कहने वाला कौन था? अलीवर्दी खां ने ही जो है इसे कहा था। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी कि 3 अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, यानी तीनों को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। इसको जो है कहने वाला कौन है? तो इसको भी कहने वाला अलीवर्दी खां ही था। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ सिराजुद्दौला। कौन हुआ अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी? सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो विवाद का कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर है देखते हैं इसको। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। ये तो सही था क्योंकि अंग्रेज जो है कलकत्ता में किलाबंदी करने लगे थे। अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी कि जो फ्री पास का जो है दुरुपयोग करना, ये भी ये लोग कर रहे थे। अब है भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में जो है अंग्रेजों द्वारा शरण देना। जो भगोड़ा जो कृष्ण वल्लभ चल रहा था उसको कलकत्ता में अंग्रेज क्या कर दिए? बसा दिए, रख लिए, शरण दे दिए। यानी कि ये भी सही है, यानी कि इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी तीनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है। सूची 1 जो है घटना है और सूची जो 2 है वो आपका तिथि है। इसको मिलान करना है। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार तो कब किया गया था? यह किया गया है 15-20 जून 1756 के बीच में जो है इसको किया गया था। काल कोठरी की जो त्रासदी यानी काल कोठरी की जो घटना हुई थी कब हुई थी? वह हुई थी 20 जून 1756 को। 20 जून 1756। और अली नगर की संधि जो है कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और पलासी का जो युद्ध है वो हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने जो है कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्ध में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो वह है 24 परगना। कौन सा क्षेत्र है वो? 24 परगना। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्यों बनाया था? तो वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का जो है हस्तक्षेप न हो। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं
वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये कौन कहा था? तो मीर कासिम ने कहा था। किसने कहा था? मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को जो है खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो वो कौन था उठाने वाला? तो वो है मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। ये सही कथन है। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली थी। ये भी सही है। कंपनी जो है 26 लाख रुपया सालाना दे करके ये सारी जो 3 जगह है इसका दीवानी प्राप्त की थी। कह रहा कि हैदराबाद के उत्तर के जिलों यानी उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। ये भी सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? तो किनके बीच हुई है? तो ये हुई है शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में। किसके बीच में हुई है? शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल का गधा या सियार की जो संज्ञा है मीर जाफर को दी गई थी। किसे दी गई थी? मीर जाफर को दी गई थी। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो किसे किया था? वो किया था मुबारक उद्दौला को। मुबारक उद्दौला को जो है किया था। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वह जो है किसके लिए? मीर जाफर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मीर जाफर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है हैदर अली ने। हैदर अली ने जो है फ्रांसीसी विशेषज्ञों की हेल्प लेकर के डिंडीगुल में जो है आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किए थे। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले से तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो यह घोषणा किसने की थी? तो यह भी जो है हैदर अली द्वारा ही घोषणा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में जो है संधि है, यानी कि युद्ध को और संधि को मिलान करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 तक, इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें हुई थी मद्रास की संधि। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, इसमें कौन सी संधि हुई है? इसमें हुई है मंगलोर की संधि। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92, इसमें हुई थी श्री रंगपट्टनम की संधि। और जो चौथा युद्ध है जो कि 1799 में हुआ था, और इसमें जो है टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ये युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, इसकी ये सूची है, इसे भी देखना है। तो चलिए देखते हैं इसे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है अंग्रेजी जनरल जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल स्मिथ कर रहा था। यानी कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन कर रहा था? स्मिथ कर रहा था। वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आयर कूट कर रहा था। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें जनरल जो है मेडोज कर रहा था। तीसरे में कौन कर रहा था? मेडोज। और चौथा जो आंग्ल मैसूर इसमें कौन कर रहा था? तो इसमें स्टुअर्ट कर रहा था।
चौथे में कौन कर रहा था? स्टुअर्ट कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रथम में जो है स्मिथ कर रहा था, दूसरे में आयरकूट, तीसरे में मेडोज और चौथे में स्टुअर्ट कर रहा था। हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो 1782 में जो है कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो जो मद्रास का गवर्नर था वो था लॉर्ड मैकेरीन। कौन था? लॉर्ड मैकेरीने, लॉर्ड मैकेरीने जो है मद्रास का गवर्नर था जब जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 पे संधि हुई थी। संधि का नाम क्या था? मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ था? तो टीपू को अपना आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था, जो 1792 जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि श्रीरंगपट्टनम की हुई थी। ये बात सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, यानी कि ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था, ये बात भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ जो है संपर्क स्थापित किया था? तो किन के साथ संपर्क स्थापित किया है? तो यह जो है फ्रांस के साथ भी किया था, है ना, अरब के साथ भी किया था, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, यानी कि ये सभी देशों के साथ जो है अंग्रेजों को हराने के लिए, निष्कासित करने के लिए टीपू सुल्तान जो है इन देशों से मदद मांगा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। ये बात सही है, टीपू ने एक नया कैलेंडर और पंचांग लागू किया था। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। ये बात भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की जो है स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टीपू विहित करने लगा था। यानी कि इसका जो सही आंसर है ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट इसका सही था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू के विरुद्ध जो है चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? तो वो त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये एक साथ मिलकर लड़ रहे थे टीपू सुल्तान से या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इस युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये बिल्कुल सही है। 1799 में ही जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई थी और मैसूर के अधिकांश प्रदेश का जो है अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया था। ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठा करके मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई थी। ये बात भी सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? इसको किसने कहा था? इसको कहने वाला है टीपू सुल्तान। किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की एक
भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। इसको कहने वाला कौन है? तो ये है टीपू सुल्तान कहा था। किसने कहा है? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसे देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जो है 1469 से 1538 तक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान जो है तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में था। ये बिल्कुल भी सही है। सिखों के दूसरे गुरु जो है अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था। ये बात भी बिल्कुल सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। ये बात भी बिल्कुल सही है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जो है की नींव रखी, यानी हरमिंदर साहिब की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का जो है प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इसको दिखाने वाले कौन थे? सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था? तो इसको करने वाले गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग जो है वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो क्या हो जाएगा? सहायक संधि वेलेस्ली किया था, समामिलन भी किया था, युद्ध भी किया था, लेकिन धोखेबाजी नहीं किया। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? यानी कि इसका जो है सही कथन को पहचानना है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, कौन? हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की जो है इसकी स्थापना की और अमृतसर की किलाबंदी की एवं सिखों को जो है लड़ाकू बनाया। ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किए थे? अकाल तख्त का स्थापना किए थे। स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में है ये, और अमृतसर की जो है किलाबंदी और सिखों को लड़ाकू भी बनाए थे। कौन थे ये? हरगोविंद जो थे। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये भी स्टेटमेंट सही है। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का मूल नाम जो है त्याग मल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। कौन? नौवें गुरु तेग बहादुर। ये भी स्टेटमेंट सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया है। यानी ये भी स्टेटमेंट सही, यानी कि अभी जो भी स्टेटमेंट देखें ये सारा ही स्टेटमेंट इसमें सही है। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरले सार न दाद, यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। सर दाद सिरे न दाद, है ना? मैंने अपना सिर कटवा दिया पर रहस्य नहीं बताया। तो इसका जो कौन थे? तो तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेग बहादुर को बाकला के बाबा कहा जाता है इनको। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे। ये सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। जो मखोवल है आनंदपुर में उनको गुरु निर्वाचित किया गया था, गुरु गोविंद सिंह जी को। उन्होंने, ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए थे। तो सिखों के लिए बनाए गए नियम कब जारी किए थे? 1699 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा, यानी पाहुल प्रथा क्या थी? जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा थी, पाहुल प्रथा का आरंभ किया था। ये बात भी एकदम सही है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी ही सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचना है, तो गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन सी है? तो दशम ग्रंथ है, चंडी चरित्र भी है, विचित्र नाटक भी है और जफरनामा, यानी कि ये
सारा ही इनका जो है रचना है। एक बार फिर से देख लेते हैं गुरु गोविंद सिंह की रचना को। दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो इसको बनवाने वाले कौन है? तो बंदा बहादुर यानी कि वीर बंदा बैरागी, इसको बनवाने वाले बंदा वीर बहादुर थे। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो किसके आदेश पर की गई थी? तो फर्रुख सियर के आदेश पर जो है बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो खालसा दल की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका कपूर सिंह हो जाएगा। रंजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासन काल में अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम से सजाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही यही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि जो है धारण की? तो कहाँ पर किए थे? तो ये किए हैं लाहौर पे। लाहौर को जीतने के बाद जो है रंजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण किए थे। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ठीक है, जमजमा नामक तोप की जो प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई है आपको अमृतसर विजय अभियान के बाद प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? अमृतसर विजय अभियान के बाद हुई थी। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर यानी पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने थे? तो इसको छीने हैं भंगी। ठीक है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। रंजीत सिंह ने किस मिसल से जो लाहौर एवं अमृतसर छीने थे? तो भंगी जो मिसल था उसी से जो है ये छीने थे। अब है रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई वो है। तो यानी देखते हैं इसको, इसका सही आंसर क्या होगा? तो अमृतसर की जो संधि है 1809 में हुई थी, लॉर्ड मिंटो, है ना, इसका सही हो जाएगा। और रोपड़ की संधि 1831 जो है विलियम बेटिंग हो जाएगा। और त्रिपक्षीय संधि 1836 जो है लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई है? तो ये की गई है आपको सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी जो है रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की जो संधि हुई थी उसके तहत निर्धारित की गई ये नदी थी सीमा के रूप में। अब कह रहा है कि रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल जो है वनतुरा भी था, अलार्ड भी था, कोर्ट एवं गार्डनर भी था और एवी टेबल भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। पंजाब में जो सिख राज्य के संस्थापक थे कौन थे? तो वो थे रंजीत सिंह। कौन थे? रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 48 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो उस समय पंजाब राज्य का जो शासक है वो है दिलीप सिंह। कौन है? दिलीप सिंह। जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है, तो देखते हैं। तो लाहौर की जो संधि है, लाहौर की जो संधि हुई है वो हुई है 1846 में। कब हुई है? 1846 में। और भैरोवाल की संधि जो है 1846 में ही हुई है। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया था? तो ये किया गया है लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो के समय में जो है विजय सिंध विलय का जो है अंग्रेजों में मिला दिया गया था सिंध को 1843 में। उस समय कौन था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का जो श्रेय है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को
काल क्रमानुसार जो है सजाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पूना के पेशवा, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये कहने वाला है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा कि सहायक संधि के संबंध में इसने क्या कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने जो है भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। वेलेस्ली ने ऐसा कहा। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी थी? तो इसको कहने वाला जो है कार्ल मार्क्स है। कौन, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी आविष्कारक था, कौन था? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ये डुप्ले था, है ना। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान की थी? तो इसको प्रदान करने वाला है लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। सूची 1 है और सूची 2 है, इसका जो है मिलान करना है। यानी पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड एम हर्स्ट। और ठगों का जो दमन करने वाला कौन है? विलियम बैटिंग है। और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव कौन दिया था? ये भी विलियम बैटिंग, यानी कि इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने समाप्त किया था? तो इसको समाप्त करने वाला है चार्ल्स मैटकॉफ, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 4 है इसमें, सूची नंबर 2 में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो ये हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड के समय। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है लॉर्ड डलहौजी के समय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, तो इस पे कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पे जो है प्रतिबंध लगा दिया था। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो इसका जो सही आंसर है सतारा। सबसे पहले सतारा को 1848 में लिया गया था, फिर संभलपुर और जैतपुर को, और बघाट को, उदयपुर, झांसी और नागपुर, यानी ये कालक्रम सही, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब है घटना और किस वर्ष घटित हुआ था ये बताना है। घटना और घटित वर्ष के रूप में इसे बताना है। तो सुगौली की संधि कब हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, यानी कि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में? 1816 में हुई थी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 में हुआ था। अंग्रेज और वर्मा के युद्ध में जो है 1824 से 26 के बीच में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 को। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था 1885-86 में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव नहीं, जबकि वॉरेन हेस्टिंग था। विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी जो राजधानी वो लाहौर थी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? यानी कि ये कारण नहीं था। तो कमजोर मुगल सम्राट, ये तो कारण था, तभी तो आक्रमण किया। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये बात भी सही है, तभी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ये आक्रमण करने के लिए आया। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, यानी कि रक्षा करने के लिए तैयारी में विलंब, ये बात भी सही है। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये बात जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य जो है नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, ये सही है। मार्तंड वर्मा ने जो है केरल के त्रावणकोर पर शासन किया है। उसने सामंतों का दमन किया, ये बात भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना गठित की थी, ये बात भी जो है बिल्कुल भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भारी रिश्वत दी, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल यानी क्या थे? तो कच्चा माल जो है क्या है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा, चीनी नमक ये भी नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट, तांबा सोना नहीं, ये इसका सही आंसर जो होगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में कौन विजयी हुआ था? तो विजयी होने वाला कौन है? तो हैदर अली विजयी हुए थे। इसमें कौन हुआ था? हैदर अली। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब जो है सिराजू दौला था। कौन था? सिराजू दौला। तो हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन हमने कराया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई होप इसका जो है एक बार दो बार देख करके इसको पूरी तरह से आप याद कर लेंगे। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।